हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कुछ एक आध इंफॉर्मेशन जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। एटलीस्ट उन सभी लोगों को जो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए हैं या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त तोनू, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को शायद पता है कि 24 तारीख को रिलायंस के एजीएम कंडक्ट होने जा रहा है और इसके बारे में बहुत पहले से ही सूचना दिया जा चुका है। अब दोस्तों, यही एजीएम से जुड़े हुए बहुत सारे रूमर्स आज के दिन में मार्केट में चल रहा है और मार्केट के भी जानकारों का इस एजीएम के ऊपर बहुत ही पैनी नजर है और शायद इसी एजीएम के तहत आगे रिलायंस के स्टॉक के भाव तय होने वाला है। मतलब अगर एजीएम से बहुत ज्यादा अच्छे इंफॉर्मेशन आए तो रिलायंस के आज के दिन में शेयर्स के जो वैल्यू हैं वो बहुत ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन यही रिलायंस की एजीएम से कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन या फिर जो सो इंफॉर्मेशन निकल कर आए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के भाव बहुत ही नीचे भी दिखाई दे सकता है। तो ये एक दो धारी तलवार जैसी आज के दिन में सिचुएशन बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को लेकर। अब दोस्तों, बात यहां से शुरू करते हैं कि रिलायंस एजीएम से मार्केट को क्या क्या उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, जब भी रिलायंस की एजीएम होता है तब मार्केट बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाते हैं रिलायंस के स्टॉक को लेकर, क्योंकि मार्केट के द्वारा ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि रिलायंस जब एजीएम अनाउंस करेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही अच्छे स्कीम या फिर फ्यूचर प्लान के बारे में वो लोगों को जानकारी देंगे और इसी के चलते मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो भी बूस्ट अप होते हैं और रिलायंस के शेयर्स ऊपर की तरफ भागते हैं। और आप सभी को पता है कि रिलायंस के शेयर अगर ऊपर की तरफ भागे तो मार्केट भी कमोबेश ऊपर की तरफ ही भागता है, क्योंकि आज के दिन में भी रिलायंस के शेयर्स के वेटेज टॉप 5 कंपनियों में से एक है आज इंडिया के एनएसई पर या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पर। अब दोस्तों, एजीएम से मार्केट को कुछ छोटी इंफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन है और कुछ बड़ी। तो यहां पर जैसे डिविडेंड के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, यह एक छोटी इंफॉर्मेशन के तहत कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े इंफॉर्मेशन की भी बात मैं कहूंगा। इसके अलावा दोस्तों, क्या अगले आने वाले टाइम में रिलायंस के फ्यूचर प्लान है, यह भी एक एक्सपेक्टेशन मार्केट को हमेशा ही रहता है, क्योंकि रिलायंस जब भी एजीएम लॉन्च करता है या फिर कंडक्ट करते हैं तो वहां से फ्यूचर प्लान के बारे में भी बहुत ही ज्यादा विस्तृत से जानकारी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन के लिए मार्केट वेट कर रहा है, वो है कि रिलायंस अपने जियो सेक्टर में क्या कुछ नया करने जा रहा है। हालांकि मार्केट को एक उम्मीद है कि इसी एजीएम से शायद जियो के द्वारा सबसे सस्ता इंडिया का 5G हैंडसेट के भी ऊपर से पर्दा हटाया जाए। हालांकि आप और हम सभी जानते हैं और पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर एक रूमर्स भी चल रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि रिलायंस और जियो दोनों ने मिलकर एक सबसे चीपेस्ट हैंडसेट इंडियन मार्केट में इंडियन 5G जो लेने वाला होगा उनके लिए लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा चंक या फिर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं और इसी से आगे की रिलायंस के क्या है प्रोजेक्ट 5G को लेकर वो भी क्लियर हो सकता है। हालांकि इसके अलावा रिलायंस के द्वारा 5G में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी दिया जा सकता है। जैसे कि रिलायंस आज के दिन में इंडिया में अलग अलग जगह पर 5G के टेस्टिंग कर रहा है। इसके अलावा रिलायंस खुद के ही हार्डवेयर से भी अपना 5G का टेस्टिंग कर रहा है। तो यहां पर ये बातें भी बताने की उम्मीद है कि रिलायंस अपने हार्डवेयर से 5G में क्या कुछ कर पाए हैं और अगले आने वाले समय में क्या इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। इसके अलावा रिलायंस दूसरे अलग अलग वेंडरों के द्वारा, स्पेशली सैमसंग के द्वारा जो हार्डवेयर है उसको इंडक्ट करने के बाद
उसमें 5G में क्या डेवलपमेंट किए हैं, ये सारी चीज तो बताना चाहिए। और मार्केट भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि इन सारी चीजों के ऊपर रिलायंस के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताया जाएगा एजीएम में। अब दोस्तों ये सारी बातें तो एक तरफ हैं ही, लेकिन यहां पर रिलायंस के द्वारा एक डील के बारे में भी कुछ एक क्लैरिटी आए, इसके ऊपर मार्केट सबसे ज्यादा फोकस रहेगा उस दिन। अब दोस्तों डील कौन सा है, तो यहां पर सऊदी अरामको के साथ रिलायंस के जो डील पिछले 1.5-2 साल से अटका लटका भटका हुआ पड़ा है, उसके ऊपर क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, उसी के ऊपर सभी के फोकस रहेगा। हालांकि एक इंफॉर्मेशन ये भी निकल कर आया है कि एजीएम से पहले जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है रिलायंस का, उसमें सऊदी अरामको के तरफ से सऊदी अरामको के चेयरमैनों के भी पार्टिसिपेट करने की एक खबर है। और इन्हीं खबरों से मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये भी आ गया है कि शायद सऊदी अरामको के साथ रिलायंस के जो डील है उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहां पर सऊदी अरामको और रिलायंस के डील के बारे में कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि ये डील पिछले साल मतलब 2020 को मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मतलब इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन तब क्रूड ऑयल की भी दाम बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। इसीलिए सऊदी अरामको के पास ये ऑप्शन नहीं था कि बहुत ही ज्यादा दाम पर यह डील कंप्लीट किया जाए, तो इसीलिए सऊदी अरामको तब इस डील को होल्ड कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों जो पैंडेमिक ग्लोबली आया है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरामको के पास और भी एक पॉइंट था जिसके बारे में इस डील के ऊपर नेगोशिएट हो रहा था। वो था कि सऊदी अरामको आज के दिन में जो ऑयल के जो सेक्टर है वहां पर एक नंबर के तो प्लेयर है ही, लेकिन वो चाहते हैं कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड करना। तो डाइवर्सिफाइड करने के लिए उनके द्वारा 2 ही मार्केट को चुना गया था, एक था चाइना, दूसरा है इंडिया। अब दोस्तों चाइना में जो मॉडल उनके द्वारा लागू किया गया था वही मॉडल वो इंडिया में भी लागू करना चाह रहे थे। अब दोस्तों मॉडल कौन सा है ये आप लोगों का सवाल होगा, तो वो भी मैं बता दूं। सऊदी अरामको के द्वारा मॉडल जो लगाया गया था वो ये था कि अपने पास से मतलब सऊदी के पास से ऑयल, क्रूड ऑयल भेजा जाएगा उन पर्टिकुलर कंट्रीज में जहां पर जाकर वो अपना ऑयल को रिफाइन करेंगे और उस ऑयल को एंड टू एंड कस्टमर तक सप्लाई भी करेंगे। इसका मतलब सऊदी अरामको अपना जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो इंडिया में भेजेंगे। इंडिया में भेजने के बाद इसमें एक परसेंटेज सऊदी अरामको का भी रहेगा। इसके अलावा इंडिया में जो रिलायंस का जो रिफाइनरी है वहां पर भी सऊदी अरामको का परसेंटेज रहेगा। वहां पर वो अपना जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करेंगे, सऊदी के टेक्नोलॉजी भी लाएगा। इसके बाद जो रिफाइंड ऑयल होगा वो रिलायंस के जो पंप है उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, ताकि कोई एक जगह पर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आए तो बाकी सारे जगह से वो अपना रिकवरी कर पाए। अब दोस्तों यही है मुद्दे की बात। तो आप सभी को पता है कि पिछले साल ही रिलायंस ने अपने जो रिटेल बिजनेस है, जिसे हम लोग पेट्रोल पंप के नाम से जानते हैं, उसको ऑलरेडी बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ साझा कर लिया है। और यह चीज तभी हुआ जब सऊदी अरामको के द्वारा रिलायंस में इन्वेस्टमेंट की बात थोड़ा सा डिले कर दिया गया था। तो इसी को देखते हुए रिलायंस के पास जरूरत था पैसों की, तो पैसों के लिए रिलायंस ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब पंप वाले उसको डीसेल मतलब उसमें स्टेक अपना बेच दिया था। रिलायंस को तो वहां पर फायदा हो ही गया। सऊदी अरामको के पास जो प्रॉब्लम हो गया वो ये कि अब जाकर सऊदी उस पंप वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर स्टेक अपना नहीं ले पाएंगे, और अगर ले भी पाएंगे तो वो भी रिलायंस के अंदर में, मतलब रिलायंस के पास आज के दिन में जो 50% है उनमें। अब देखना होगा कि रिलायंस के द्वारा क्या उस पंप सेक्टर में मतलब पेट्रोल पंप के सेक्टर में सऊदी अरामको को स्टेक दिया जाता है या फिर नहीं। इन सारी चीजों के खुलासा तो आने वाले समय मतलब एजीएम में ही शायद हो सके, इसके ऊपर मार्केट को भरोसा है।
अब दोस्तों सऊदी अरामको के द्वारा $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये तो रिलायंस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव थिंग्स होने ही वाला है, क्योंकि इस पैसे से रिलायंस के पास जो आज के दिन में डेट है उसको और भी ज्यादा रिड्यूस किया जाएगा और फ्यूचर में रिलायंस के द्वारा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के दिन में फ्यूचर एनर्जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर फ्यूचर एनर्जी का मतलब नॉन पेट्रोलियम नॉन कोल एनर्जी। तो दोस्तों अगले आने वाले समय में इसके ऊपर और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हालांकि आज के दिन में दो इंडिया के सबसे बड़े और कंपनी जो कि हैं अदानी और टाटास के द्वारा इसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये दोनों कंपनी ही सिर्फ इंडिया को कैटर कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं, और मुझे लगता भी है कि ये दोनों कंपनी के द्वारा इंडिया इतना बड़ा देश है जहां पर कैटर करना पॉसिबल नहीं है। तो इन सेक्टर में और भी बहुत सारे कंपनी आएगा, लेकिन उसमें अगर रिलायंस भी ऐड ऑन हो जाते हैं तो ये भी रिलायंस के लिए एक फ्यूचर प्रूफ चांस हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगले आने वाले समय में इसी ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही देश को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर देश को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें रिलायंस भी ऐड ऑन करते हैं तो ये भी रिलायंस के लिए अच्छा होगा। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता जो ये कोल या फिर पेट्रोल टाइप के जो चीज हैं जहां से एनर्जी बनते हैं वो सारी चीज बंद होगा, क्योंकि पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है और दूसरा कारण कि इसके एक दिन ना एक दिन स्टॉक तो खत्म होने ही वाला है। और रिलायंस इसी को देखते हुए पिछले कुछ सालों से अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाइड कर रहा है, क्योंकि किसी एक टाइम पर रिलायंस पेट्रोल में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियलिटी था, बहुत ही ज्यादा पैसा भी निकल कर आ रहा था, लेकिन उसको चलते हुए भी रिलायंस अलग अलग सेक्टरों में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाइड कर रहा है। इसी से पता चलता है कि ये सारे सेक्टर अगले आने वाले दिनों में उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि 100% उसको बंद भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर होंगे जो कि उन्हीं तरीके की मतलब कन्वेंशनल फ्यूल के ऊपर ही चलेगा। खैर वो चीज अलग है। अब दोस्तों सऊदी अरब का जब इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो जाएगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले फंड है वहां पर तो बढ़ोतरी मिलेगा ही, ये तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है ही। इसके अलावा सऊदी अरब को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इंडिया में और भी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। और जबकि इंडिया के कुछ एक ऐसे भी कंट्री एज ए कंट्री लेवल पर इश्यूज हैं जिसके ऊपर सऊदी अरब डायरेक्टली अपना जो मतलब पॉजिटिव वे है वो नहीं दिखा पाते हैं, उसको भी दिखाना तब पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फाइनेंस को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज भी यहां पर अगले आने वाले समय में हो सकता है। अब दोस्तों ये जो पूरी सिनारियो है यह तभी कंप्लीट होगा जब सऊदी अरामको के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट की जो बातें पिछले दिनों या फिर 1-1.5 साल से चल रहा है उसके ऊपर एक्चुअल में कॉन्क्रीट कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब जो एजीआर होने वाला है यहां पर अगर कोई एक डेट या फिर टाइम फ्रेम बता दिया जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर यहां पर मतलब एजीआर में इस डील के बारे में डिटेल में कह दिया जाता है कि हाँ ये डील कंप्लीट हो गया है या फिर नेक्स्ट टू कंप्लीट के लेवल पर आ गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और अगर कहीं पर भी इस डील के बारे में गोलमोल सा रवैया निकल कर आया तो बहुत ही बुरा होने वाला है रिलायंस के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि मार्केट को क्लियरिटी पसंद है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। यह चीज सभी को पता है। खैर दोस्तों देखना होगा कि इसके ऊपर आगे चल के और क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन रिलायंस के एजीएम से निकल कर आता है। इन सारी चीजों के ऊपर आपकी हमारी सभी की नजर रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।